Hello student, my name is Shubham Sharma and today we are going to discuss about electron transport system. So electron transport system को समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। बट उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ी बैकवर्ड की जो स्टोरी है वो थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, जो कि इसके पहले पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि सारे ह्यूमंस को, सारे या एनिमल्स को, प्लांट्स को, सभी को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन करने के लिए, वो है एनर्जी। जब तक उनके पास एनर्जी नहीं होगी वो उनका एक भी सेल फंक्शन नहीं कर सकता। तो हमको सभी को पता है कि एनर्जी का सिंथेसिस सबसे बढ़िया काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल तो क्लास 5th से बोल रहे हैं, बट ऐसा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसकी वजह से हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं? सो नाम में ही छुपा है पावर हाउस। पावर हाउस मींस अगर वो हमारे सेल को क्या कर रहा है, पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो इवेंचुअली पूरी की पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है और पूरी बॉडी अपना फंक्शन कर पा रही है। तो वो हमारे सेल को एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है हमको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, इस वर्ड को ध्यान से समझना क्योंकि ये वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो एटीपी क्या है? एक टाइप की करेंसी है। जिस तरह से हम इंडियन में रुपीस यूज करते हैं, यूएस में डॉलर यूज करते हैं, एटीपी एक करेंसी है। और जहां हमारे बॉडी में एटीपी मिल गई यानी समझ जाओ कि एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो इस एटीपी का फॉर्मेशन और एटीपी का यूज हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम समझ चुके हैं। अब बात ये आती है, जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे कि कोई मरीज होता है, कोई बीमार होता है, तो उसको क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि यार इनको कमजोरी बहुत हो चुकी है, इनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी होगी। अब ग्लूकोज में ऐसा क्या है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अब ग्लूकोज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी? ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से हम उसके अंदर, उस मरीज के अंदर, जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी? तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि ईटीएस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो हमने सेल का स्ट्रक्चर सभी ने देख रखा है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये सेल है। अब ये सेल का क्या होता था, यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म रहता है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं अपन। ये है हमारा सेल और ये सेल में है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा सेल है और सेल में है साइटोप्लाज्म। सेल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम यहाँ पे फटाफट से माइटोकॉन्ड्रिया को भी बना लेते हैं। ये बन गया है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेनली दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो होता है अपना अंदर की साइड होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये है हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये होता है इसको बोलते हैं अपन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको IMM भी बोल सकते हैं अपन। ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? हमारा ह्यूमन का नॉर्मली, ह्यूमन या प्लांट्स या किसी का भी एक नॉर्मली सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इमेजिन कि जैसे हमने उस मरीज को बोतल चढ़ाई है, किसी भी हमारे खाने के सोर्स से किसी भी हमारे अंदर क्या आया, सेल के अंदर क्या आया? ग्लूकोज आया। हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज आया और एज वी ऑल नो कि ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन का होता है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर ऐसा क्या होगा जिससे कि ये ग्लूकोज से अपना एटीपी कन्वर्ट होगा और हमको एनर्जी मिलेगी? तो ग्लूकोज में क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। और ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन का है। अब ग्लूकोज 6 कार्बन का है और पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? ये 2 होंगे। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज डायरेक्ट तो कन्वर्ट हुआ नहीं होगा, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
सो ग्लाइकोलाइसिस ने क्या करा यहाँ पर, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज को पायरुवेट में तो कन्वर्ट किया, लेकिन उससे हमारे सेल को क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से हमको मिली एटीपी। अब एटीपी भी दो टाइप की होती है, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या फर्क है, ये अपन जानते हैं। तो देखो एटीपी में एक तो होती है डायरेक्ट एटीपी जिसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, और एक होती है इनडायरेक्ट एटीपी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट एटीपी को और इनडायरेक्ट एटीपी को अपन बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी शहर में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पे एक तरबूज बेचने वाले भैया है। भैया ने बोला कि एक तरबूज 10 रुपए का है। मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को एक तरबूज दे दो, और मैंने उनको 10 रुपए दे दिए। तो जो मैंने 10 रुपए दिए, डायरेक्ट करेंसी दिए उनको 10 रुपए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी कि इसमें मेरे को उनको भैया को जो है वो डायरेक्ट पैसे मिल गए, एटीपी मिल गई। ठीक है, पैसे को भी यहाँ पे एटीपी मान लेते। अब मान लो मैं गया नानी जी के घर, नानी जी के घर गया, गाँव था, वहां पे भैया आए तरबूज लेने के लिए। उन्होंने बोला कि 10 रुपए का एक तरबूज है। नानी जी ने क्या किया कि आधा किलो चावल उनको दे दिए, जिनकी कीमत भी 10 रुपए थी। ये इनडायरेक्ट एटीपी समझ सकते हैं, इसको अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। अब चावल उनको दे दिए नानी जी ने आधा किलो। अब वो क्या करेंगे, उन चावल को ले जाके मार्केट में जाएंगे, उसको बेचेंगे और फिर उनको 10 रुपए मिलेंगे। यानी कीमत तो सेम थी, बट एक बार पहली बार मैंने, जब मैं शहर में रहा था, मैंने क्या करा, 10 रुपए डायरेक्ट दे दिए, और इस बार क्या हुआ, नानी जी ने चावल दे दिए। तो इसी 10 रुपए जो कि करेंसी है, इसी जगह पर अपनी करेंसी फिट कर देना एटीपी। एटीपी को भी इसी तरह से हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलती है। जैसे कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन में जो कि डायरेक्ट होता है, इसमें हमको ग्लाइकोलाइसिस से, मैं नेट बता रहा हूं क्योंकि 2 एटीपी यूज भी हो जाती है, टोटल 4 एटीपी बनती है, लेकिन 2 एटीपी यूज हो जाती है, तो हमारे पास नेट एटीपी बचती है 2। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमको ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं 2NADH, जो कि NADH जो है ये इनडायरेक्ट है, इसको आगे जाके हमको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और इनको ऑक्सीडाइज करने के बाद हमको एटीपी मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब पायरुवेट यहाँ पे आ चुका है। अब पायरुवेट को क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। पायरुवेट जब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, तो पायरुवेट जो था हमारा, ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को ए में। अब डायरेक्ट तो कन्वर्ट हुआ नहीं होगा, पक्का इसमें भी कोई रिएक्शन काम किया होगा। तो यहां पे बात आती है हमारी लिंक्ड रिएक्शन की। लिंक्ड रिएक्शन, पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे काम करती है हमारी लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन ने इसमें काम किया, और इसने क्या किया होगा, इसने बनाया यहाँ पे फिर से 2NADH। अब इसने भी इनडायरेक्टली एटीपी हमको दे दी। ठीक है, अब एसिटाइल कोए में फर्दर रिएक्शन हुई, और ये फर्दर रिएक्शन क्या हुई थी, क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोए किस में चला गया, क्रेब। एसिटाइल कोए अब हमारा जा चुका है क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल, साइकिल से ही हमको पता चल रहा है कि ये रिपीटेड एक्शन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। एसिटाइल कोए बनता जाएगा और क्रेब्स साइकिल में वो लगता जाएगा। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल ने यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है एटीपी के मामले में। क्रेब्स साइकिल ने हमको दिया है 6NADH, और दिया है 2FADH2। क्रेब्स साइकिल ने दिया है हमको 2FADH2। ठीक है, 6NADH और 2FADH2। अब देखो इनडायरेक्टली हमको कितनी सारी जगह पर एटीपी देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट वे पे यहाँ 2NADH हमको यहाँ मिल गए, 2NADH हमको यहाँ मिल गए लिंक्ड रिएक्शन में, 6NADH हमको यहाँ मिल गए, और 2FADH हमको यहाँ मिल गए। अब हम इनको कैसे एटीपी में कन्वर्ट करें, तो इसी का यूज आता है यहाँ पे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि काम करता है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करता है। लिंक्ड रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैंने मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई है, यानी कि ये मैट्रिक्स के अंदर काम करती है।
तो ईटीएस कहाँ काम कर रहा है? हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ईटीएस का क्या काम है? ये जो भी इनडायरेक्ट एटीपी है इन सबको कन्वर्ट करेगा वो अपना एटीपी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ईटीएस इंपॉर्टेंट है। अब अपन ईटीएस को पढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने पूरी बैकवर्ड की स्टोरी जानी कि ईटीएस क्यों इंपॉर्टेंट था और उसके पहले क्या क्या रिएक्शन हुई थी, इसके बाद में हमारे ईटीएस का काम पड़ा, ठीक है। तो ईटीएस जो है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स वाली लेयर है और ये बाहर वाली लेयर है, और ईटीएस जो है ना वो यहां हो रहा है। ईटीएस जो है वो यहां हो रहा है, ठीक है। अब अपन ईटीएस को पढ़ते हैं। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं। ये इधर इस साइड है हमारा मैट्रिक्स, और इधर है हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस यूज हो रहे हैं। टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस यहां पे यूज होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे आएगी यूक्यू एंजाइम। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो भी अपन यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या क्या 2 चीज इंक्लूड होती है? एक तो होता है एफएमएन, और एक होता है हमारा आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब किस तरह से हम एटीपी बना सकते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमको सबको पता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है हमारा एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, ठीक है। इस तरह से हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी। बट एडीपी प्लस पीआई तो हमारे पास है, एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आती है H प्लस की कंसंट्रेशन से। इस साइड अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और इस साइड इसके रिस्पेक्ट में H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो, तो यहां से होगा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा ये होगा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, और डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा, और जब H प्लस इधर से इधर आने लगेंगे, इधर कंसंट्रेशन है ज्यादा, इधर H प्लस की कंसंट्रेशन है कम, और जब इधर से इधर आएंगे तो इधर H प्लस के साथ एक चीज और आएगी, और वो क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी को अपन देंगे इधर एडीपी प्लस पीआई में। एडीपी प्लस पीआई में अपन इस एनर्जी को देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा जब हमने एडीपी प्लस पीआई में एनर्जी दी। अब बात यह है कि हम किस तरह से H प्लस की कंसंट्रेशन को ला सकते हैं। तो हमको पहले मिला था NaDH, इनडायरेक्टली ना NaDH अपने को इनडायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में मिल गया था। हमने क्या करा, यहाँ पे एक एंजाइम थी NaDH डिहाइड्रोजिनेस। इस NaDH डिहाइड्रोजिनेस ने क्या किया? हमारे NaDH को कन्वर्ट कर दिया NAD प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, ठीक है। अब अपने जो कॉम्प्लेक्सेस थे इन्होंने क्या किया? H प्लस को
मैट्रिक्स वाली साइड से उठा के इनर मेम्ब्रेन वाली साइड में फेंकना चालू किया। तो इस अपने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने फेंके 4H+, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ने भी फेंके हमारे 4H+, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो था हमारा उसने फेंके 2H+। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कॉम्प्लेक्स अपने H+ फेंकना चालू है। ये H+ की कहानी तो खत्म हो गई। अपने को पता चल गया कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट यहाँ पे अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बन चुका है और एटीपी का इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा इन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर ने, क्योंकि ये जो भी कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इन्होंने इसको मूव करना चालू करा। तो किस तरह से मूव करा? इलेक्ट्रॉन आया और ये एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आया FMN के पास, FMN ने भेजा FES को, FES ने भेजा UQ को, UQ ने भेजा हमारा साइटोक्रोम B को। ठीक है, साइटोक्रोम B ने फर्दर इसको भेजा FES को, जिसके बाद में FES ने फर्दर इसको भेजा साइटोक्रोम C1 को। ठीक है, साइटोक्रोम C1 के बाद में यही इलेक्ट्रॉन इधर आता है बाहर की साइड, साइटोक्रोम C के अंदर, और ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है हमारा कॉपर A पे। इसके बाद में हमारा आता है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A पे, फिर आता है साइटोक्रोम A3 पे, फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉपर B पे। ठीक है, एक बार और अपन मूवमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? FMN के पास आया, FMN के पास आने के बाद में FES के पास आया, FES के पास आने के बाद UQ के पास आया, UQ के बाद क्या है? यूबिक्विनोन, इसका फुल फॉर्म यूबिक्विनोन है। ठीक है, UQ के पास आया, UQ के बाद साइटोक्रोम B के पास आया, साइटोक्रोम B से FES तक आया, आयरन सल्फर तक, जिसके बाद में आया ये साइटोक्रोम C1 पे। साइटोक्रोम C1 के बाद में थोड़ा बाहर गया, साइटोक्रोम C के पास में साइटोक्रोम C से कॉपर का जो फर्स्ट वाला था कॉम्प्लेक्स उस पे, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर साइटोक्रोम B। यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोक्रोम B के बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? बाहर की साइड गया। इसने एक मॉलिक्यूल जो अपना O2 का था उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाइंड किया, प्लस 2H+ बाइंड किए, और इसने बना दिया वाटर H2O। ठीक है, और ये हमारी इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में बना, इसलिए अपन इसको मेटाबोलाइट वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अपना एटीपी कैसे बना? एटीपी हमारा हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने वो ग्रेडियंट बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, और H+ इधर से इधर भेजा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के साइड भेजा, और इधर भेजने के कारण H+ के साथ साथ एनर्जी भी गई, और एनर्जी ने क्या किया? ADP + PI के साथ एनर्जी बाइंड हुई, और उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया ATP के अंदर। अब बात ये आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यहां पर हमको समझ में आ गया, बट एक छोटी सी बात और, और वो बात ये है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि NADH जो होता है ये बनाता है, मतलब एक NADH हमको देता है 3 ATP, और एक जो हमारा FADH2 होता है ये हमको देता है 2 ATP। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? NADH हमको 3 ATP क्यों दे रहा है और FADH हमको 2 ATP क्यों दे रहा है? इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारी जो एक ATP है ना, 1 ATP, ये कब फॉर्म होती है? जब इसको 4H+ मिलते हैं।
4H+। अब हमारा जो NADH है ये हमको देता है 10H+, और जो FADH2 है ये हमको देता है 6H+। तो छोटी सी अगर अपन कैलकुलेशन करें, NADH ने हमको दिया 10H+, एक ATP बनती है 4H+ में, तो ये हो जाएगा हमारा 10/4, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2.5। अब ये 2.5 हो रहा है, इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि NADH ने दे दी हमको 3 ATP। और इन केस ऑफ FADH2, FADH देता है हमको 6H+, तो इसी को अपन करेंगे 10/6 = 1.5। इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं कि हमारा FADH2 कितनी दे रहा है, 2 ATP दे रहा है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब कभी भूल नहीं सकते अपन इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कि NADH 3 देता है ATP और FADH2 2 देता है, और ये 2 से भी अपन याद रख सकते हैं, FADH2 बोल रहे हैं ना, तो बस इससे रिमेंबर रख लो कि FADH2 कितना दे रहा है, 2 ATP दे रहा है, जो कि NCERT में रिटर्न है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपन ने समझा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।